नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक। एक बार फिर उपस्थित हूँ राजनीति विज्ञान की कक्षा लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम राजनीति विज्ञान विषय को पूरा करने के लिए एक श्रृंखला चला रहे हैं और जिसकी शुरुआत हमने की है राजनीतिक विचारकों से। राजनीतिक विचारकों को पूरा करते हुए हम प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, मैकियावेली का अध्ययन कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक, जिसका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1704 में। जॉन लॉक एक इंग्लैंड का दार्शनिक था। इसे उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अब ये उदारवाद का जनक है। सबसे पहले समझते हैं उदारवाद क्या है। जॉन लॉक उदारवाद की आत्मा या उसका जनक। उदारवाद, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, इसमें एक शब्द आ रहा है उदार। तो उदार का मतलब होता है लिबरल, विनम्र या नम्र। जो कुछ होता है उसे उदार बोलते हैं। और जब किसी शब्द के आगे वाद जुड़ जाता है तो वो एक विचारधारा का प्रतीक होता है। जैसे उदारवाद, मतलब उदारवाद एक विचारधारा है। समाजवाद, जैसे समाजवाद एक विचारधारा है। मार्क्सवाद, जैसे मार्क्सवाद एक विचारधारा हो गई। ठीक। तो उदारवाद एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा? एक ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति को प्रमुख मानती है और राज्य के कम से कम नियंत्रण की वकालत करती है। राजनीति विज्ञान में हमेशा से ही ये डिबेट रही है कि राज्य को प्रमुख माना जाए या व्यक्ति को। तो कुछ विचारक राज्य को प्रमुख मानते हैं, कुछ व्यक्ति को। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को प्रमुख मानती है। वो ये मान के चलती है कि व्यक्ति ने अपने लिए राज्य का निर्माण किया है। राज्य, सरकार, कानून व्यवस्था जो भी कुछ है व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति की मदद करने के लिए है, ताकि व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास कर सके। ठीक। तो जॉन लॉक कैसा विचारक है? वो एक उदारवादी विचारक है। इसके अलावा हम जो यहाँ जॉन लॉक का अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सामाजिक समझौतावादी विचारक के रूप में भी। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीन सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं और इन तीनों में अनेक समानताएं होने के बावजूद भी अनेक अंतर भी मौजूद हैं। और अक्सर एग्जामिनेशन में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि इनके सामाजिक समझौतों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। तो कल हमने समझा था हॉब्स के सामाजिक समझौते को, आज हम समझेंगे लॉक के सामाजिक समझौते को। सबसे पहले लॉक ने मानवीय स्वभाव की व्याख्या करते हुए ये लिखा कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य रह रहे थे उनका जीवन शांतिपूर्ण, सद्भावना व प्रेम से भरा हुआ था। वह प्रेम, सहयोग व दया जैसे मूल्यों से परिचित थे और उन्हीं के अनुसार आचरण करते थे। इससे पिछली कक्षा में हमने ये बताया था कि हॉब्स ने मानव स्वभाव की व्याख्या एक निकृष्ट, स्वार्थी, लालची और लोभी प्राणी के रूप में की थी। ठीक। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके ठीक विपरीत जॉन लॉक मानवीय स्वभाव की व्याख्या प्रेम, सहयोग और दया के रूप में कर रहा है। आगे बढ़ते हुए जॉन लॉक कहता है कि उसकी प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी जहाँ सब लोग शांति से, संपन्नता से और सहयोग के साथ रह रहे थे। और इस प्राकृतिक अवस्था में एक नियम लागू था कि तुम दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। इसके अलावा हॉक लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों की भी बात की। लॉक ने यह बताया कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को तीन प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। वो अधिकार थे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार व संपत्ति का अधिकार। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब प्राकृतिक अवस्था इतनी शांतिपूर्ण थी, सहयोगपूर्ण थी, लोगों को प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे,
तो फिर ऐसे समझौते की जरूरत क्यों पड़ गई कि राज्य की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई? जब सभी कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था तो राज्य की आवश्यकता ही क्यों आई? ठीक, तो इसका जवाब लॉक ने ये कहते हुए दिया कि उस प्राकृतिक अवस्था में कोई भी सर्वमान्य नियम नहीं था। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं था जिस पर सभी लोग सहमत हों और जिसका सभी पालन करते हों। दूसरा, कोई भी निष्पक्ष निर्णायक नहीं था। मतलब अगर किसी के बीच विवाद हो जाए तो उसमें निष्पक्ष रूप से निर्णय देने वाला, फैसला सुनाने वाला कोई सत्ता या प्राधिकरण मौजूद नहीं था। ठीक। तीसरा, निर्णयों को क्रियान्वित करने वाली शक्ति का अभाव था। मतलब कोई भी ऐसी सत्ता नहीं थी जो सारे समाज के लिए नियम बना सके। तो इन तीन कारणों की वजह से राज्य की आवश्यकता महसूस हुई और लोगों ने समझौता किया। अब लॉक ये बताता है कि जिस तरह से समझौता हुआ उसमें दो समझौते हुए। पहला, पहले समझौते द्वारा समाज की स्थापना हुई और दूसरे समझौते द्वारा राज्य की। ठीक। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हॉब्स एक समझौते की तो बात करता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि उससे राज्य की स्थापना हुई या सरकार की। लेकिन लॉक के वर्णन में हमें ऐसा महसूस होता है कि एक समझौते द्वारा वो समाज की स्थापना करता है और दूसरे समझौते द्वारा राज्य की। आगे बढ़ते हुए लॉक ये बताता है कि जो समझौता हुआ है वो शासक और लोगों के बीच में हुआ है। ठीक। इससे पहले हमने हॉब्स के बारे में क्या पढ़ा था? हॉब्स ये कह रहा था कि सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने ऊपर शासन करने के सारे अधिकार एक लेवियाथन नामक मूर्ति को दे दिए और वो उस समझौते का पक्ष नहीं था। लेकिन लॉक यहाँ पर ये बता रहा है कि जो समझौता हुआ है वो जनता और शासक के बीच हुआ है। दो पक्ष हैं, एक तरफ जनता, दूसरी तरफ शासक। तो इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है और ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कैसे? लॉक ये बताता है कि जब तक शासक जनता के हितों की पूर्ति करेगा तभी तक वो शासक है। अगर वो जनहित के विरुद्ध कोई काम करता है तो जनता को ये पूर्ण अधिकार है कि वो अपने शासक को पद से हटा दे। ठीक। तो इस तरह से लॉक जिस संप्रभुता की बात करता है वो हो जाती है सीमित संप्रभुता। सीमित। हॉब्स कौन सी संप्रभुता की बात करता है? हॉब्स बात करता है निरंकुश संप्रभुता की। उसने जो समझौता किया, हॉब्स ने जो समझौता किया, उसने अपने सारे अधिकार लेवियाथन में दर्ज करा लिए और फिर उसे निरंकुश शक्तियां प्राप्त हो गई। मतलब अब वो लेवियाथन कुछ भी कर सकता है, लोगों को कोई भी आदेश दे सकता है, उनसे ये कह सकता है कि तुम ऐसा आचरण करो, तुम धर्म को मत मानो। ठीक। जबकि लॉक क्या कह रहा है? लॉक ये कह रहा है कि जो भी सत्ता है, जो भी शासक है, वो तभी तक पद पर रहेगा जब तक वो जनहित में काम कर रहा है और जब तक जनता की सहमति उसे प्राप्त है। अब यहाँ पर थोड़ी चीजें बैलेंस हो गई। हॉब्स ने अपने शासक को ऊपर रखा और जनता को नीचे, लेकिन लॉक क्या कर रहा है? इन दोनों को समान स्तर पर ले आ रहा है। शासक भी बंधा हुआ है और जनता भी बंधी हुई है, दोनों समान है। ठीक। तो इसीलिए इसे कहते हैं सीमित संप्रभुता। असीमित संप्रभुता की बात कौन करता है? हॉब्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और इसके आगे एक विचारक आएगा, रूसो, वो संबंधित है लोकप्रिय संप्रभुता से, तो उसे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी लॉक को समझ लेते हैं पहले। इसके आगे बढ़ते हुए लॉक ये बताता है कि जो राज्य है उसे धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जबकि हॉब्स क्या कर रहा है? हॉब्स ने कहा था कि जो धर्म है वो राज्य के अधीन है। जो राज्य का शासक है वो ये निर्धारित करेगा कि राज्य में धर्म रहेगा या नहीं रहेगा, तो कौन सा रहेगा, लोग पालन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कुछ राज्य निर्धारित करेगा। ये हॉब्स ने कहा। लेकिन जब लॉक आया तो उसने ये बताया कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोगों को ये पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी धर्म को अपना सकें, किसी भी धर्म को छोड़ सकें। ये राज्य का विषय नहीं है। ठीक। आज भी हम देख रहे हैं कि
वर्तमान समय में विश्व के कई देशों में या हमारे देश में भी इस पर बहस छिड़ी हुई है कि राज्य धार्मिक क्षेत्र में कितना हस्तक्षेप कर सकता है, कितना वो नियंत्रण लगा सकता है। जैसे भाजपा पर यह अक्सर आरोप लगते हैं कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है और अल्पसंख्यक जो हैं उन्हें हतोत्साहित कर रही है। अब ये एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो विचार दिए, जॉन लॉक ने जो विचार दिए या हॉब्स ने विचार दिए, इन दो विचारकों के विचारों में टकराव है। हॉब्स ने कहा कि धर्म राज्य के अधीन है, लॉक ने कहा कि नहीं, धर्म राज्य के अधीन नहीं है। ये जो विचार थे, आज से 500 साल पहले ये विचारों में बहस हुई और वो बहस आज भी हम देख रहे हैं कि बनी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक विचारक प्रासंगिक नहीं है, पूरी तरह प्रासंगिक है। बस आपको ये समझना है कि वर्तमान परिदृश्य में देश में दुनिया में क्या चल रहा है और शुरुआत उसकी कहाँ से हुई। ठीक, तो विवाद यही है कि राज्य धर्म को कितना नियंत्रित कर सकता है या नहीं, और वही विवाद आज भी देश में मौजूद है। और इन्हीं विवादों को हम देखते हैं मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव के रूप में। उस पर कभी आगे से चर्चा होगी, जब पॉलिटी वाली राज व्यवस्था विषय में आएंगे तब विस्तार से समझाएंगे। अभी समझते हैं जॉन लॉक को। ठीक, तो जॉन लॉक उदारवाद के जनक के रूप में जाता है, जो व्यक्तिवादी विचारक है, और उसका ये प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत था। इतना आप समझ गए। अब चलते हैं जॉन लॉक की आलोचना की तरफ। हर विचारक है वो कोई भी विचार देगा तो उसकी आलोचना होती है। ये पॉलिटिकल साइंस का भी एक नियम है। कोई भी विचार आएगा तो उसका प्रतिवाद आता है, फिर दोनों में टकराव होता है, फिर उसके बाद एक संवाद आता है जिस पर सभी लोग सहमत होते हैं। तो वाद प्रतिवाद संवाद की थ्योरी चलती है, जिसे प्रस्तुत किया था हीगल ने सबसे पहले। तो वही स्थितियां यहाँ भी हैं। तो जॉन लॉक के उदारवाद को हमने समझा। अब समझते हैं कि जॉन लॉक की आलोचना किन कारणों के आधार पर की जाती है। पहली आलोचना उसकी की जाती है प्राकृतिक अवस्था का जो उसने चित्रण किया वो गलत किया। जैसे लॉक ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य सुखी थे, संपन्न थे, सहयोग पूर्वक जीवन जी रहे थे। अगर सब कुछ इतने ही सुखी थे तो फिर उन्हें समझौते की जरूरत ही क्यों पड़ी। पहली आलोचना। दूसरी, लॉक ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को 3 अधिकार प्राप्त थे। कौन से 3 अधिकार? जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति। इतिहास में कहीं भी इस बात का उदाहरण नहीं मिलता कि आदिम मनुष्य अधिकारों के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये तर्क भी गलत हो गया। अगली आलोचना की जाती है संपत्ति संबंधी जो विचार है लॉक का, वो भी त्रुटिपूर्ण है। जैसे एक स्थान पर जॉन लॉक ये बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ पर कुछ फल लगे हुए हैं। वो फल जब तक पेड़ पे लगे हुए हैं तब तक वो सबके हैं, लेकिन जो भी मेहनत करके पेड़ पे चढ़ के उन्हें तोड़ लेता है तो वो फल फिर उसके हो जाते हैं। ये लॉक ने सिद्धांत दिया और ये बताया कि प्राकृतिक अवस्था इसी नियम से संचालित थी कि जब तक प्रकृति के पास कोई चीज़ मौजूद है वो सबकी है, किसी ने मेहनत करके उसे अपने पास इकट्ठा कर लिया तो वो उसकी हो गई। लेकिन अगर इसी सिद्धांत को हम आज के परिदृश्य में लागू करें तो क्या होगा? अब मान लीजिए किसी की कंपनी है, किसी मालिक की, मजदूरों ने उसमें श्रम लगाया, अपनी मेहनत लगाई, तो वो कंपनी तो फिर श्रमिकों की हो गई, है ना? मालिक का कुछ नहीं रहा। तो इस तरह से जॉन लॉक की जो ये आलोचना है वो की जाती है। अगली आलोचना की जाती है कि जॉन लॉक ने जो भी बातें बताई वो निरंतर क्रांति का खतरा उनसे बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तियों को असीमित स्वतंत्रता दे देता है। जॉन लॉक उदारवादी विचारक है और व्यक्तिवादी विचारक है, और जो भी उदारवादी व्यक्तिवादी विचारक होते हैं वो व्यक्ति को प्रमुखता देते हैं। लेकिन हमें हमेशा एक संतुलन की स्थिति में रहना चाहिए। अगर हम हर व्यक्ति को पूरी खुली छूट दे देंगे कि वो जो चाहे कर सकता है, जहाँ भी जाए जा सकता है, कुछ कोई भी विचार अपना सकता है, तब तो फिर समाज में अराजकता हो जाएगी। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए,
तो ऐसे में क्या होगा, जो लोग ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास पद प्रतिष्ठा है, उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी मिल गई, तो वो फिर अपनी मनमर्जी चलाएंगे। और जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसे दिक्कतें होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं तो चेक एंड बैलेंस की स्थिति बना के रखनी चाहिए। तो इसीलिए जो लॉक की आलोचना होती है वो इसलिए, क्योंकि वो जो बातें कहता है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, बिल्कुल राज्य कोई नियंत्रण नहीं लगाएगा। तो अगर हर व्यक्ति को खुला छोड़ देंगे तो फिर तो अराजकता हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। तो इन्हीं कारणों की वजह से लॉक की आलोचना होती है। ठीक। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जॉन लॉक, उदारवाद, व्यक्तिवाद और जॉन लॉक के सामाजिक समझौते को ठीक से समझ पाए होंगे। साथ ही आप उसकी आलोचना से भी भलीभांति परिचित हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इस जॉन लॉक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जैसे अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि जॉन लॉक किस देश का निवासी था, तो वो इंग्लैंड का निवासी था। उसने कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिखी, तो उसकी पुस्तकों के नाम है लेटर ऑन टॉलरेशन, टू ट्रेटाइज ऑन गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये 3 प्रमुख पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि लॉक की कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला, 1666 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को किसने उचित ठहराया था? लॉक ने। देखिए, ये बात फिर से आ गई। लॉक की आलोचना इसी आधार पे होती है कि वो निरंतर क्रांतियों, वो जिस तरह की बातें करता है उससे क्रांतियों का खतरा बना रहता है। और यही हुआ भी इंग्लैंड में। इंग्लैंड का वो विचारक था, तो इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में, लॉक ने उसे सही ठहराया था। और कुछ लोग तो ये विचार यहाँ तक कहते हैं कि वो जो क्रांति हुई थी उसका मार्ग प्रशस्त भी जॉन लॉक के विचारों के कारण ही हुआ। तो अगला, लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांति और प्रेम की अवस्था थी। और लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करने वाला विचारक कौन है? तो ये है लॉक। कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप जॉन लॉक को पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।